तो एग्जाम्पल 12.5, डिटरमिन द इंटरनल मोमेंट्स एट द जॉइंट्स ऑफ द फ्रेम शोन इन फिगर 12-15 है। ये हमारे पास फिगर है, इसकी बात कर रहा है। देयर इज पिन एट जॉइंट ई, जो हमारे पास ये ई जॉइंट है, ये पिन सपोर्टेड है। एंड डी, और ये जो हमारे पास डी है, जो इसका ये वाला लेग है, सी डी लेग है, ये डी जो है हमारे पास फिक्स, ये हमारे पास पिन सपोर्टेड है। एंड फिक्स सपोर्टेड एट ए, और ए के ऊपर हमारे पास सपोर्ट कौन सी है? फिक्स सपोर्ट है। ई आई इज कांस्टेंट। तो हमने क्या करना है, हर जॉइंट के ऊपर इंटरनल मोमेंट्स क्या बन रहे हैं वो निकालने, और इसके फिर शेयर फोर्स डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाई हुई है बुक में डायरेक्ट, आप लोगों को शेयर फोर्स डायग्राम भी बनानी होगी। तो क्या होगा, सबसे पहले हमने इसको बीम के मेथड से, इसको जिस तरह ऊपर लिखा हुआ है, जिस तरह बीम का मेथड था उसी तरह हमने इसको सॉल्व करना है, फ्रेम को भी, और इसका हमने टेबल बनाना है। और तीसरा हमने स्टिफनेस फैक्टर वहाँ पे मॉडिफाई करना है जहाँ पर इसकी मॉडिफिकेशन बनती है। जो मॉडिफाइड स्टिफनेस फैक्टर होगा वो यूज़ करेंगे उस स्पैन में, ठीक है, जहाँ पे बनता होगा। तो सबसे पहले क्या बात कर रहे हैं, सॉल्यूशन है। बाय इंस्पेक्शन द पिन एट ई विल प्रिवेंट द फ्रेम फ्रॉम साइड्स वे। यहाँ पर जो ई यहाँ पे जो ई जो जॉइंट है, यहाँ पिन सपोर्टेड है, ये क्या करेगी, पिन सपोर्ट क्या करती है हमारे पास? हाँ जी, पिन सपोर्ट कौन कौन से रिएक्शन शो करती है? वर्टिकल और हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। हॉरिजेंट। जी, एक वो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, एक वो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन शो करती है और दूसरा वो वर्टिकल रिएक्शन शो करती है, ठीक है। तो जब ये हॉरिजॉन्टल रिएक्शन शो करेगी तो जो भी लोडिंग लग रही होगी वो उसको साइड के ऊपर इसको मूव नहीं करा सकती है, इस फ्रेम को। तो ये जो जॉइंट ई है, पिन के ऊपर जो ई सपोर्ट, ई जॉइंट पे जो हमारे पास पिन सपोर्ट है, ये बेसिकली साइड स्वे से इसको रोक रही है, ठीक हो गया। जी सर। नेक्स्ट कह रहा है द स्टिफनेस फैक्टर्स ऑफ सी डी एंड सी वी कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग के इक्वल्स टू 3i/L सिंस द फार एंड्स आर पिन्ड। हम देखें तो उसने बताया था हमें ये वाली सपोर्ट कौन सी है, पिन सपोर्ट है। ये सपोर्ट कौन सी है, पिन सपोर्ट है। और ये सपोर्ट कौन सी है, फिक्स सपोर्ट है। तो जब ये सपोर्ट पिन सपोर्ट है, तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास जब फार एंड पिन सपोर्टेड हो तो वहाँ पर हम जो स्टिफनेस फैक्टर यूज़ करते हैं वो K इज इक्वल टू 3EI/L होता है। ये वाला K इज इक्वल टू 3I/L फॉर एंड पिन और रोलर सपोर्टेड। जब हमारे पास फार एंड पिन या रोलर सपोर्टेड हो जाए तो हम वहाँ पर ये मॉडिफिकेशन लगाते हैं, ये वाली K इज इक्वल टू 3I/L। तो हमारे पास यहाँ पर जॉइंट डी और जॉइंट ई के लिए क्या हो जाएगा, ये वाली उसको जो मेंबर कनेक्ट कर रहे हैं उसके साथ जो मेंबर कनेक्टेड है उनके ऊपर हम लोग ये के इक्वल टू 3EI/L लगाएंगे, तो वो मेंबर सी ई बनेगा और मेंबर सी डी बनेगा, ठीक है। तो के सी डी और के सी ई हमारे पास के क्या हो जाएगा, 3I/L 3I/L। सी डी की जो लेंथ है वो बेसिक, अच्छा ई आई इसने बताया था हमें कांस्टेंट है, तो ई आई कांस्टेंट हो जाएगा। सी डी की लेंथ कितनी है इसमें? 15। 15 फीट है, जो यहाँ पे लिखी है वो बेसिकली बी ए बी की भी है और सी डी की भी है। तो सी डी की लेंथ 15 फीट है, तो हमारे पास ये फॉर्मूला क्या बनेगा, के इज इक्वल टू 3I/15, ये लिखा हुआ है, ठीक है। और जो हमारे पास ये पिन सपोर्टेड यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी हम ये स्टिफनेस फैक्टर की मॉडिफिकेशन लगाएंगे कि इज इक्वल टू 3EI/L। ई आई कॉन्स्टेंट हो गया और लेंथ इस मेंबर की कितनी है, 12 फीट, तो ये क्या हो जाएगा, के इज इक्वल टू 3I/12, ठीक हो गया। तो हमारे पास ये आ गए सी ई और सी डी। अच्छा जी, उसके अलावा हम देखें तो हमारे पास ए बी जो मेंबर है ये फिक्स सपोर्टेड है, तो यहाँ पर के इक्वल टू 4EI/L आएगा, तो ये आ जाएगा 4EI/15 के ए बी। और के बी सी हमारे पास बेसिकली अगर हम देखें तो बेसिकली सेंटर में आ रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर हम सिमेट्रिकल लोडिंग भी नहीं है, तो वो वाले केस वगैरह भी नहीं है ना, सिमेट्रिकल भी है फ्रेम है। तो हम इसके ऊपर जो नॉर्मल के इक्वल टू 4EI/L वही अप्लाई करेंगे, और वो हमारे पास यहाँ बनेगा के इज इक्वल टू 4EI/18। तो वो इससे ये लिखा हुआ है, के बी सी इज इक्वल टू 4EI/18। उसके अलावा कह रहा है कि ऑल्सो द 20 किप लोड does not contribute a fixed ended moment since it is applied at joint B।
अच्छा जी, हमारे पास यहाँ पे जो लोड लग रहे हैं ना, इसमें जो ये वाला लोड है, ये 20 किप का जो लोड लग रहा है, ये फिक्स्ड एंड मोमेंट कॉज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट जॉइंट के ऊपर लग रहा है। ठीक है, ये सारी बात हो गई। अब आ जाएगा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं, हर जॉइंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। सबसे पहले जॉइंट ए है। अच्छा, हम टेबल बनाते हैं। जॉइंट्स कितने हैं? ए बी सी डी ई। जॉइंट ए बी सी डी ई। अच्छा, हर जॉइंट के साथ कितने मेंबर्स हैं? जॉइंट ए के साथ एक मेंबर है ए बी, यहाँ पे ये लिख दिया। जॉइंट बी के साथ दो मेंबर्स हैं, बी ए और बी सी, बी ए और बी सी लिख दिए। जॉइंट सी के साथ कितने मेंबर हैं? एक, दो और तीन, तीनों लिखने हैं, सी बी, सी डी और सी ई, सी बी सी डी और सी ई। जॉइंट डी के साथ एक मेंबर है डी सी, वो लिख दिया। और जॉइंट डी के साथ एक ही मेंबर है ई सी, वो लिख दिया। ठीक है, अब हर मेंबर के डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स निकालने हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ए बी का क्या होता है? 0 होता है। कैसे? तो सर वो फिक्स है फिक्स और सपोर्ट है सर, ए सपोर्ट फिक्स। फिक्स सपोर्ट। रिएक्शन एब्जॉर्ब करते वो रिएक्शन वो बेसिकली मोमेंट से एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो दोबारा डिस्ट्रीब्यूशन उधर जरूरत नहीं पड़ती। उसके लिए फार्मूला कैसे निकाला था हमने? 0 कैसे आता था, याद है? सर इंफिनिटी। डिवाइड बाय इंफिनिटी सर, इसलिए। क्योंकि हम वो कहते हैं कि एक दीवार को, ये एज्यूम किया जाता है, ये सपोज किया जाता है कि एक दीवार को इनफिनिट मोमेंट चाहिए उसकी रोटेशन कॉज करने के लिए 1 रेडियन। तो वो जो इनफिनिट होता है, वो हम जब ये फार्मूला में पुट करते हैं, इसका फार्मूला हमारे पास क्या बनेगा? के ए बी डिवाइड बाय सर इंफिनिटी। इंफिनिटी प्लस की ए बी, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ए बी विल बी इक्वल्स टू, फार्मूला होगा के ए बी की बी डिवाइड बाय डिवाइडेड बाय, इंफिनिटी। ठीक है, के ए बी होगा स्टिफनेस ऑफ ए बी मेंबर प्लस स्टिफनेस ऑफ इंफिनिटी। वॉल। ठीक है, डब वॉल की या सपोर्ट की, या आपके पास फिक्स सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट की स्टिफनेस। तो हमें ये मालूम है कि हमारे पास फिक्स सपोर्ट की स्टिफनेस क्या होगी? इनफिनिट चाहिए होती है के की वैल्यू, मोमेंट चाहिए होती है ताकि वो रोटेशन कॉज हो। तो जब हमारे पास मोमेंट इनफिनिट है, तो उसका मतलब हमारे पास स्टिफनेस फैक्टर के की वैल्यू भी इनफिनिट होगी। तो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर इसका यूं बनेगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ए बी विल बी इक्वल टू, के ए बी की वैल्यू पुट करते हैं। के ए बी की वैल्यू क्या है हमारे पास? क्या वैल्यू है? 4 EI डिवाइडेड बाय 15। 15। ठीक है, इसको आप डिवाइड करें, दोबारा के ए बी की वैल्यू पुट करें। ठीक है, वो क्या थी हमारे पास? 4 EI डिवाइड बाई 15 प्लस के फिक्स सपोर्ट की। और फिक्स सपोर्ट हमारे पास इन्फिनिटी होती है, मैं डायरेक्ट इन्फिनिटी यहाँ लिख रहा हूँ, वैसे वो साइन बनाया जाता है। तो एनीथिंग डिवाइड बाई इन्फिनिटी इट विल बी इक्वल टू, क्या होगा? जीरो। जीरो। 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह ये 0 आता है, जो इसने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ए बी में लिखा हुआ है। क्लियर होगी ये बात? जी जी सर। अच्छा जी, नेक्स्ट है जॉइंट ए बी का। हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर 0 आ गया, वो यहाँ पे लिख दिया। अब जॉइंट बी पे हमें बी ए का और बी सी का चाहिए। तो बी ए का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर बनाने का क्या तरीका है? डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी ए विल बी इक्वल टू के बी ए डिवाइड बाई के बी ए प्लस दूसरा कौन सा मेंबर यहाँ जुड़ना है? बी सी, तो वो लिख दिया के बी सी। तो हम जब इनकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास यूं बनेगा, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर के बी ए किसका आ रहा है, वो ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, डिवाइडेड बाय के बी ए ये आ गया, और डिवाइड बाय के बी सी ये आ गया। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास
अच्छा जी, हमारे पास 4EI/15 इधर आ गया न्यूमरेटर में भी, और 4EI/15 डिनोमिनेटर में भी आ गया। ठीक है, और प्लस 4EI/18। इसको जब हम सॉल्व करते हैं हमारे पास वैल्यू आती है 0.545। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गई है एक जॉइंट का, एक मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर। और टोटल हमें मालूम है हमारे पास कितनी जॉइंट्स हैं, दो हैं, बी और बी, दो मेंबर्स कनेक्टेड हैं। बी ए का हमने निकाल लिया, तो बी सी निकालने का दूसरा तरीका ये है कि आप सिंपल इसको 1 से माइनस कर लो, आपके पास दूसरे मेंबर का डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर आ जाएगा, जिसका हारिस सत्ती ने बताया था। यही बताया था या नहीं? जी सर। जी। ठीक है, माइनस कर लें तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये 0.545 और 0.455 वैल्यूज जो आई हैं, इनको हम पुट करते हैं टेबल में अपने। ये हमारे पास यहाँ पे पुट होगी। अब हमें जॉइंट सी के 3 मेंबर्स हैं, तीनों का स्टिफनेस फैक्टर्स कैलकुलेट करने ये स्टिफनेस फैक्टर्स तो मालूम है मेंबर्स के, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स मालूम करने हैं जॉइंट पे। तो डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सी भी क्या होगा, के बी सी। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या आएगा, जिस चीज़ का आपने डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर का मालूम करना है जिस मेंबर का, उसका आप जो स्टिफनेस की वैल्यू है वो आप ऊपर रख दें। तो के सी बी आपके पास ऊपर आ जाएगा, वो आता है 4EI/18। अच्छा, अब आपके पास यहाँ पर जॉइंट सी के ऊपर 3 मेंबर्स मिल रहे थे, सी बी, सी डी और सी ई। तो डिवाइड में सी बी की वैल्यू होगी स्टिफनेस फैक्टर की, और सी डी की होगी, और सी ई की होगी। ठीक हो गया। इनका सम करके ऊपर न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर इसका डिवीजन करके हमारे पास वैल्यू आती है 0.330। क्लियर हो गया। फिर हम फाइंड आउट करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर सी डी का। उसके लिए क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर जब आप सी डी का फाइंड आउट करेंगे तो के सी डी, डिफरेंस फैक्टर ऑफ सी डी की वैल्यू न्यूमरेटर में आएगी। ठीक है, बाकी डिनोमिनेटर में तीनों मेंबर्स जो कनेक्ट हो रहे हैं उनको आप लिख लोगे, ये जैसा यहाँ लिखा हुआ है, ऐड करोगे और इसको डिवाइड करके सारा सम करके आंसर का आपके पास आएगा 0.298। दो के आपको मिल गए। टोटल हमें मालूम है जॉइंट के ऊपर डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स का सम 1 होता है, तो थर्ड का हम 1 से इनको माइनस कर लें, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो तो पूछ लें। नहीं, यस। ठीक है, और तीसरा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर चाहिए, ये हम यहाँ पे लिख भी लिए। ठीक है, जॉइंट डी और जॉइंट ई के, जॉइंट डी और जॉइंट ई हमने मालूम है कि ये हमारे पास पिन सपोर्टेड है। यहाँ पर जो मोमेंट आता है वो हमारे पास ये जो बीम है वो जो हमारे पास सपोर्ट है ये इसको एब्जॉर्ब नहीं करती है, वापस मेंबर में भेज देती है। और हम अगर इसके ऊपर वो लगाए भी फार्मूला, वो क्या होता है, जो मेंबर का सपोर्ट, जो मेंबर का आपके पास आएगा स्टिफनेस फैक्टर, उसी मेंबर के स्टिफनेस फैक्टर से डिवाइड हो जाता है, यानी के सी डी डिवाइड बाई के सी डी इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, और के सी डिवाइड बाई के सी आपके पास इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये इसके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स आ गए, डीसी का भी 1 आ गया और ईसी का भी 1 आ गया। यहाँ तक कोई मसला हो तो पूछ लें। क्लियर है? सर। हेलो, आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यस सर, क्लियर है। जी सर। अच्छा जी, अब हमारे पास जब डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स हमारे पास सारे आ गए, फिर हमने देखना है हमारे पास लोडिंग कितनी आ रही है। हमारे पास जो लोडिंग आ रही है वो ये यूडीएल आ रहा है दरमियान में। ये क्या करेगा, इसके अंदर मोमेंट कॉज करेगा, और इसकी मोमेंट फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, इनसाइड बैक कवर पे जाना है बुक के। ये बुक सबको मिल गई है ना? जी जी सर। सर। जी, ये शेयर हुई भी है, वहाँ से डाउनलोड कर लें। हमारे पास दोनों एंड्स हम लॉक करके इसको फिक्स करते हैं, तो हमारे पास ये फार्मूला बनता है WL² डिवाइड बाई 12। ये WL² डिवाइड बाई 12 आप पुट करें यहाँ पे तो आपके पास आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर फिक्स्ड एंड मोमेंट की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, दोनों साइड्स पे। तो हमारे पास एक साइड पे अगर आप देखें तो ये काउंटर क्लॉकवाइज लग रहा है, ठीक है, ये वाला, और यहाँ पे क्लॉकवाइज लग रहा है। तो काउंटर क्लॉकवाइज हो जाएगा नेगेटिव और ये वाली साइड हो जाएगी पॉजिटिव। यही हम अपनी जो हमारे पास सिचुएशन है वहाँ पे ये पुट करते हैं, तो हमारे पास ये आता है फिक्स्ड एंड मोमेंट
जो हमारे पास बी सी है उसके लिए आ जाएगा -135 के फुट, WL²/12। इसकी W की वैल्यू 5 है, लेंथ 18 है, तो 5 × 18²/12। जब सॉल्व करेंगे -135 के फिट आएगा, और फिक्स्ड एंड मोमेंट सी बी का हमारे पास +1335 के फिट आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट हो? No, sir. No, sir. फिर ये आगे बताया दी डाटा आर शोन इन दी टेबल इन फिगर 12-15 भी, यहाँ पे इसने डाटा पुट कर दिया सारा। और फिर आगे ये कह रहा है हेयर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मोमेंट सक्सेसिवली गोज टू जॉइंट्स बी एंड सी। जो मोमेंट्स की डिस्ट्रीब्यूशन होगी बी और सी तक जाएगी, और फाइनल मोमेंट्स आर शोन ऑन दी लास्ट लाइन। और इसकी मदद से हमने ये मोमेंट डायग्राम बनाई है। चलिए पहले हम ये देख लेते हैं, फिर मोमेंट डायग्राम देखेंगे। अच्छा जी, अब हमारे पास यहाँ पर मोमेंट आया -135, और यहाँ पे आया सी बी में 135। बेसिकली जो हमारे पास -135 मोमेंट आया है वो लॉक करके आया था जॉइंट बी को, ठीक है। तो जॉइंट बी की जब हम अनलॉकिंग करेंगे तो हमारे पास क्या मोमेंट बनेगा जॉइंट पे? +135. जी, आफ्टर अनलॉकिंग जॉइंट बी हमारे पास मोमेंट, इसको कौन सा मोमेंट कहते हैं? बैलेंसिंग मोमेंट कहते हैं। बैलेंसिंग मोमेंट एट जॉइंट बी विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा? अगर वहाँ नेगेटिव है तो यहाँ हो जाएगा +135 यूनिट, इसका लिखें कि फीट, ठीक है। अब ये +135 मोमेंट आ रहा है जॉइंट बी पे। जॉइंट बी के साथ कितने मेंबर्स हैं? 2 हैं, बी सी और बी ए। तो बी सी और बी ए के जो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स हैं उससे इसको मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके पास मोमेंट आ जाएगा जॉइंट बी ए, ये मेंबर बी ए में, मेंबर बी ए मोमेंट इट विल बी इक्वल टू किसके इक्वल होगा? +135 मल्टीप्लाई बाय डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी ए। डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर ऑफ बी ए हमारे पास 0.45 है। इट विल बी इक्वल टू, सॉल्व करके आपके पास वैल्यू आएगी +61.4, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट हो? तो सर ये मेंबर BC नहीं है सर? जी, BA BC नहीं 73.6 है? आता है. बी ए है, इसको ओके 545 ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया। सिमिलरली दूसरा जो मेंबर बी जॉइंट में मौजूद है वो बी सी है, तो मेंबर बी सी पे कितनी मोमेंट डिस्ट्रीब्यूट होगी उसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन की वैल्यू हमारे पास आई है 0.455 वो मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा +44, सॉरी, बी ए के लिए वैल्यू आनी थी 16. 73.6, और ये आपके पास 61.4 आएगी। जो बी ए की वैल्यू है 73.6 है, वो 61.4 इसकी वैल्यू है बी सी की, ठीक है। तो ये वैल्यूज यहाँ पे हमने पुट कर दी है टेबल में। यहाँ तक कोई डाउट हो पूछ ले, नहीं है. ठीक है। ये वैल्यूज हमारे पास यहाँ की। सिमिलरली 135 जो होगा उसको भी हम तीनों के हर एक इंडिविजुअल मेंबर के, ये बेसिकली जॉइंट सी पे आ रहा है, और इस पे सी बी भी लग रहा है, सी बी मेंबर भी मौजूद है, सी डी भी मौजूद है, सी ई भी। तो जो जो मेंबर्स हैं उनके ऊपर इसके जो उन मेंबर्स पे हम इसको अप्लाई करेंगे, उनके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ से स्टार्ट लेते हैं। बी ए मेंबर जो है ये फिक्स सपोर्ट के साथ कनेक्टेड है ए बी के साथ, और वो सारा मोमेंट एब्जॉर्ब कर लेती है, तो ये मोमेंट यहाँ से कैरी ओवर होके यहाँ पे आएगा, ये बेसिकली इसका हाफ आएगा, ठीक हो गया। सिमिलरली जो हमारे पास सी डी सपोर्ट है ये डी सी के साथ है। डी सी हमारे पास पिन सपोर्टेड मोमेंट नहीं लेता, जितना भी मोमेंट यहाँ पे आएगा वो यहीं पे रुक जाएगा, ठीक है। सिमिलरली सी सपोर्ट जो है ये सी मेंबर जो है ये ई सी के साथ कनेक्टेड है, और ई सी बेसिकली जॉइंट ई पे है, जॉइंट ई हमारे पास पिन सपोर्टेड है, तो जितना भी मोमेंट सी में आएगा वो यहीं पे रुकेगा, ई सी की तरफ नहीं जाएगा क्योंकि उसने एब्जॉर्ब नहीं करना, ठीक है। इसलिए ये दोनों यहीं पे रुके हैं। और अब हमारे पास जो मोमेंट्स मौजूद हैं सी बी में और बी सी में, वो कैरी ओवर होके सी बी वाला चला जाएगा बी सी में, और बी सी वाला चला जाएगा सी बी में। तो ये -44.6 कैरी ओवर होके हाफ होके -22.3, और जो ये +61.4 मौजूद था ये हाफ होके 31.7 ये आ जाएगा।
फिर क्या होगा, -22.3 को बैलेंस करें +22.3, दोनों डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर से करें, ये आ जाएगा, इसका कैरी ओवर ये आ गया। और जो हमारे पास +30.7 था, इसको हम ये जॉइंट सी पे लग रहा है, इन तीनों मेंबर्स में इसको डिवाइड करें, डिवाइड तो नहीं करें, इनके डिस्ट्रीब्यूशन फैक्टर्स के अगेंस्ट इनको निकालें और इधर वैल्यूज पुट कर दें, ठीक है। और फिर हम क्या करें, दोबारा इनका कैरी ओवर कराएं, इस तरह की वैल्यू सॉल्व करते करते हमारे पास लास्ट वैल्यू आती है जॉइंट ए के ऊपर मेंबर ए बी में 44.5 किप फीट, बी ए में 89.1 किप फीट, बी सी में -89.1, सी बी में 115 किप फीट, सी डी में -51.2 और सी ई में -64.1। और ये डी सी और ई सी में कोई मोमेंट नहीं आती क्योंकि पिन सपोर्ट्स हैं यहाँ। ये मोमेंट्स जब हम पुट करते हैं अपनी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में, वो ये बनती है। बना लेंगे डायग्राम। हर मेंबर को हम पहले सेपरेट करेंगे। ए बी मेंबर हमारे पास क्या है, ये वर्टिकल मेंबर है, ये हमने ए बी मेंबर बना लिया, ठीक है। अब इसके ऊपर जो मोमेंट आ रहा है वो हम यहाँ पर इस पे अप्लाई करेंगे। इस पे बेसिकली जो मोमेंट आ रहे हैं वो कौन से आ रहे हैं, हमारे पास जॉइंट ए पे ये वाला जो जॉइंट ए के ऊपर मोमेंट आ रहा है 44.5, क्लॉकवाइज है, प्लस है माइनस है, प्लस है क्लॉकवाइज। प्लस है, क्लॉकवाइज होगा, आप इसको यूं बना लो, ठीक है। ये आपका जॉइंट ए के ऊपर है। और जॉइंट बी पे जो आपका मोमेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है, प्लस है +89.1, यानी क्लॉकवाइज है। तो आपका यहाँ पे जॉइंट बी के ऊपर ये यूं आ जाएगा क्लॉकवाइज। तो ये आपके पास आया है 89.1 किप फीट, ठीक है।